हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षापुरम में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्विक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग भारतीय राजवंश एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जानकारी देख रहे थे। इससे संबंधित हम लोगों ने मौर्य वंश का जो है शासन हम लोग ने छत्तीसगढ़ के विषय में देख लिया था। अब दूसरा वंश जो कि भारतीय राजवंश था, सातवाहन वंश, उसके संदर्भ में हम लोग भारतीय राजवंश और छत्तीसगढ़ राजवंश के संबंध में जानकारी देखेंगे, है ना। तो दूसरा राजवंश कौन था? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के बारे में बात किया जाए तो सातवाहन वंश का जो समय अवधि था, जो कि भारत के संदर्भ में जिन्होंने राज किया, तो 187 ईसा पूर्व से कितने तक? 73 ईस्वी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ईसा पूर्व और ईस्वी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इनका जो है राजवंश का समय अवधि 187 ईसा पूर्व से 73 ईस्वी तक रहा। इनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ था? तो इनका प्रभाव क्षेत्र के बारे में जाने तो प्रभाव क्षेत्र भी आप लोग माइंड मैप के लिए ज़रूरी होता है, समझ लीजिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण कौशल और कलिंग तक था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण कौशल। इनके समय में दक्षिण कौशल कहना प्रारंभ कर दिया गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, मैंने पिछले वीडियो में यह बताना भूल गया था कि मौर्य वंश के संबंध में भी छत्तीसगढ़ को चेदिस वंश या छत्तीसगढ़ ही कहा जाता था, क्योंकि चेदिस वंशों का ही राज छत्तीसगढ़ में उस समय था। तो इस समय दक्षिण कौशल कहना प्रारंभ कर दिए गया था। उसके बाद कलिंग। तो यहाँ सातवाहन वंश का प्रभाव क्षेत्र था। उसके बारे में इनकी राजधानी के बारे में देख लिया जाए तो राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान, उस समय प्रतिष्ठान क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठान कहा जाता था। आज के समय में ये अमरावती के नाम से जाना जाता है ना। तो ये उस समय उनका राजधानी हुआ करता था। और इनके संस्थापक की बात की जाए, संस्थापक तो शेशुक नाम का राजा था, वह संस्थापक था सातवाहन वंश का। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा जाए तो 3 राजाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो पहला राजा गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो पहला राजा कौन था? गौतमी पुत्र शतकर्णी। यह दोस्तों एक प्रतापी राजा था, मतलब विजय अभियान इसने चला रखा था। तो उस समय ना, जब गौतमी पुत्र शतकर्णी का शासन हुआ, तो उस समय छत्तीसगढ़ में चेदिस वंश का राजा कौन था? चेदिस वंशीय राजा खारबेल था, उसका नाम था खारबेल, चेदिस वंशी राजा। और गौतमी पुत्र शतकर्णी राजा सातवाहन वंश के राजा थे, है ना। अब गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है चेदिसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ में आक्रमण करते हैं और खारबेल को पराजित करते हैं। खारबेल को पराजित कर छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित किया, है ना, सत्ता स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग को ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई उस चीज़ को भी देखना होता है। तो जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ है उसको भी देख लेते हैं। इसकी जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है ना।
याद रखना, पूछा जाता है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी एक प्रतापी राजा था जो चेदिसगढ़ में चेदिस वंशी राजा खारवेल को पराजित करता है और छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित करता है। आप लोगों ने मौर्य वंश के समय में देखा था कि अशोक के कलिंग विजय के बाद छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग किसके प्रभाव में आ गया था? मौर्य वंश के। लेकिन दक्षिणी भाग मौर्य वंश के प्रभाव में नहीं था, इसलिए ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है चेदिस वंशी राजा पर आक्रमण करता है खारवेल पर और पराजित करके छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित। अब छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है तो कभी कभी संपूर्ण छत्तीसगढ़ की बात नहीं की जा रही होती है, कुछ क्षेत्र की बात की जाती है। जैसे दंडकारण्य क्षेत्र की बात कभी भी किया जाए तो आप लोग याद रखना कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, और कुछ समय पहले तो उत्तरी भाग छत्तीसगढ़ का हिस्सा रहा भी नहीं था। तो इस प्रकार से अध्ययन करते समय आप लोग को थोड़ा सा माइंड मैप बना के चलना पड़ेगा दोस्तों। अब दूसरा राजा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरे राजा का नाम था अपीलक। दूसरा राजा था अपीलक। अपीलक के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, केवल इनके मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो मुद्रा प्राप्त हुआ था अपीलक से संबंधित कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दो जगह आप लोग याद रखना है। पहला शक्ति और दूसरा याद रखना है आपको बिलासपुर। BSP लिख रहा हूँ मैं बिलासपुर को, ठीक है। शक्ति से आपको जगह याद रखना है बालपुर, और बिलासपुर से मल्हार। तो इन दो जगहों का जानकारी आप अपीलक के संबंध में याद रखिएगा। अब तीसरे राजा की ओर जाते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण राजा है छत्तीसगढ़ के विषय में देखा जाए तो सातवाहन वंश से। तो तीसरा राजा था कुमारवर्धन। अब कुमारवर्धन के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आप इससे संबंधित काष्ठ स्तंभ को याद रखना। काष्ठ स्तंभ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काष्ठ स्तंभ के संबंध में आप लोग याद कीजिए कि शक्ति जिले से यह प्राप्त हुआ, और शक्ति के कहाँ से? किरारी से, है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ काष्ठ स्तंभ? किरारी से प्राप्त हुआ, जो कि शक्ति जिले में है। किरारी से प्राप्त हुआ, शक्ति जिले में है। अब काष्ठ स्तंभ का खोजना 1921 में किया गया था, जो सरई लकड़ी से बना हुआ था, और वर्तमान में इसे महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है ना। तो ये चीज़ भी जानकारी योग्य है, और ये चीज़ भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग याद करके चलना है आपको। तो यह किस खोज की बात की जाए तो इसकी खोज जो है 1921 में हुआ। किससे बना था? तो सरई लकड़ी से। काष्ठ स्तंभ है तो सरई लकड़ी से बना होगा, लकड़ी से ही बना होगा निश्चित तौर पर। तो सरई लकड़ी से बना हुआ था। अभी कहाँ रखा गया है? तो अभी ना महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ रखा गया है अभी? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है ना। ये कहाँ है? रायपुर में रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा ये किरारी के काष्ठ स्तंभ से हमें अधिकारी कर्मचारी के पद नाम और नाम के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुआ था, जो कि उल्लेखित था सरई लकड़ी के काष्ठ स्तंभ पर। तो कौन कौन से अधिकारी व कर्मचारी के नाम उल्लेखित थे? अधिकारी और कर्मचारी नाम, है ना। कौन कौन से नाम था उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सेनापति, प्रतिहार और गौ मांडलिक।
तो इसमें कौन कौन सा नाम था? सेनापति, प्रतिहार, तीसरा गौमांडलिक, और तीसरा इसमें एक और था जिसको कुलपुत्रक के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। उसको प्रश्न में पूछा गया है इसलिए बताना पड़ रहा है इसको, कुलपुत्रक। बाकी ये तीनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी थोड़ा हट के भी क्वेश्चन पूछ देता है, और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कुलपुत्रक। अब कुलपुत्रक से ये लग रहा होगा कि राजा का पुत्र होगा, लेकिन कुलपुत्रक जो है मुख्य अभियंता या मुख्य मिस्त्री को कहा जाता था, है ना, मुख्य मिस्त्री या अभियंता, मुख्य मिस्त्री या अभियंता को ही कहा जाता था क्या? कुलपुत्रक। तो ये तीनों को तो याद रखना है, साथ ही ये कुलपुत्रक को भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कुमार वर्धत्त से संबंधित काष्ठ स्तंभ तो हम लोग ने देख ही लिया, उसके साथ साथ हम लोग को शिलालेख भी देखना है। शिलालेख, अब शिलालेख का अर्थ है दोस्तों पत्थर पर लिखा हुआ लेख। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी शक्ति जिले के ही गुंजी, जिसको दमऊ दरहा के नाम से जाना जाता है, वहाँ से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? दमऊ दरहा, जिसको गुंजी भी कहा जाता है ना, और ये कहाँ? ये भी शक्ति में है। अब 360 डिग्री तैयारी करना है दोस्तों, तो दमऊ दरहा और गुंजी का जिक्र मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है क्या? तो पहले भी मैंने आपको इस चीज़ को पढ़ाया हुआ है, याद दिलाना चाहूँगा। जब हम लोग बौद्ध स्तंभ से संबंधित जानकारी के बाद जैन धर्म से संबंधित जानकारी पढ़े थे, तो उसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव मैंने आपको बताया था, उससे संबंधित जगह के बारे में भी मैंने आपको बताया था। गुंजी, दमऊ दरहा, उसके बाद बूढ़ी दरबार, मल्हार, सोमेश्वर, राजिम, रतनपुर, इन सब जगहों के बारे में मैंने बताया था। तो ये जगह किससे संबंधित है? ऋषभ देव से भी संबंधित ये जगह है ना। तो इसमें ना प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इसको किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा। और आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों कि उस समय जैन धर्म की भाषाएं के संबंध में बात किया जाए तो उनका भाषा प्राकृत ही था, जबकि बौद्ध का पाली था। इसी प्रकार हम लोगों ने मौर्य वंश में भी देखा था कि उनके संबंधित जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उनकी भाषा पाली थी और लिपि ब्राह्मी थी, लेकिन इनकी भाषा जो है, जो शिलालेख लिखा गया है, वो प्राकृत था, है ना। और इसमें अपने आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय व भूमि दान देने की बात इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कि इसमें शिलालेख में क्या लिखा है? आयु बढ़ाने हेतु, आयु बढ़ाने हेतु 1000 गाय व भूमि दान लिखा हुआ है ना दोस्तों। अब इन दोनों के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हमारे पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने गुंजी का शिलालेख एवं किरारी का काष्ठ स्तंभ नाम का रचना लिखा है। किसने लिखा है? अलग से मैं स्टार पॉइंट करके इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी इसी टॉपिक से संबंधित है और जिक्र हो गया है तो उसको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। गुंजी का शिलालेख, गुंजी का शिलालेख व किरारी का काष्ठ स्तंभ, ये रचना है दोस्तों। किसने लिखा है? लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे।
वीडियो आपको स्लो लग रहा होगा, मेरे बताने का टेक्निक आपको स्लो लग रहा होगा, तो आप 2x की स्पीड में देख सकते हैं दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि अपने को जल्दी से क्विक रिवीजन करना है ना। अब इसके अलावा दोस्तों सातवाहन काल से ना रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं सातवाहन वंश में, तो आप लोग अनुमान लगा ही सकते हैं कि उस समय जो कि वस्तुओं का विनिमय जो है प्रारंभ हो चुका होगा, तभी तो रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोमन कालीन सिक्के, रोमन कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? बिलासपुर के चकरबेड़ा से, बिलासपुर के चकरबेड़ा से रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए। और इसके अलावा छत्रप तथा उपाधि सिक्के, जिसे छत्रप सिक्के भी कहा जाता है, छत्रप या उपाधि सिक्के, ये दो जगह से प्राप्त हुआ है, चांदी और तांबा का। तो आरंग से एक ही जगह से प्राप्त हुआ है, रायपुर के आरंग से, जिसमें चांदी और तांबा का सिक्का शामिल था। मात्रा और हैंड राइटिंग पर उतना ध्यान मत दीजिए दोस्तों, आप केवल रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। बार बार आपसे ये मेरा कहना है, क्योंकि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। रफ कॉपी और एक सिंपल पेन लेके बैठा हूँ, ऊपर में वीडियो शूट करने के लिए स्टैंड लगा दिया हूँ और इसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था पहले सातवाहन वंश के बारे में भी जिक्र हुआ था। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़ा है उसमें कि जैन धर्म के पहले हम लोग ने बौद्ध धर्म पढ़ा था, और बौद्ध धर्म में एक बौद्ध भिक्षुक नागा अर्जुन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिनके लिए कहेंगे कि संघाराम में बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए 7 मंजिला इमारत भी बनवाया गया था सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा, है ना। और इसी समय मिस्र के यात्री टोलेमी आया था, और टोलेमी ने छत्तीसगढ़ को विशुद्ध हीरे का भंडार कहा था। तो मिस्र यात्री टोलेमी के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मिस्र यात्री टोलेमी, है ना, जिसने छत्तीसगढ़ में विशुद्ध हीरे का भंडार, हीरे का भंडार बताया, है ना। तो दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में हम लोगों ने आज मुख्य रूप से लिख कर पढ़ाई किया, जिसमें एक बार फिर से हम लोग रिवीजन इसको करेंगे। सातवाहन वंश जिनका शासन 187 ईसा पूर्व से, ध्यान रखना, ईसा पूर्व से 73 ईस्वी तक रहा, है ना। प्रभाव क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण कौशल कलिंग में था। राजधानी महाराष्ट्र में था, जिसको प्रतिष्ठान नाम से जाना जाता था। आज के डेट में उसे अमरावती के नाम से जाना जाता है। सातवाहन वंश के संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक का नाम शिशुक था। छत्तीसगढ़ के विषय में प्रमुख रूप से 3 राजाओं के बारे में पढ़ना होता है। पहला राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी एक प्रतापी राजा था, जिसने चेदिस वंशी राजा खारवेल को हराया और छत्तीसगढ़ में सातवाहन वंश
के सत्ता का स्थापना किया, है ना। और जानकारी कहाँ से मिलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने खारबेल जो कि चेदिस वंशी राजा था उसको हराया। इसकी जानकारी नासिक के अभिलेख से प्राप्त होता है। दूसरे राजा जो महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के विषय में, अपीलक, जिनकी मुद्रा प्राप्त हुई कहाँ से, शक्ति के बालपुर से प्राप्त हुई और बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुआ। तीसरा राजा कुमारवर्धदत्त जो कि सबसे प्रमुख छत्तीसगढ़ के विषय में राजा हुए। इसके काष्ठ स्तंभ के बारे में बात किया जाए तो किरारी जो कि शक्ति में है वहाँ से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ। काष्ठ स्तंभ जो है 1921 में खोजा गया, जो सरई लकड़ी से बना हुआ था। वर्तमान समय में महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। आप लोग कभी घूमने जाते हैं घासीदास संग्रहालय तो इसको देख सकते हैं ना। अब काष्ठ स्तंभ में अधिकारी और कर्मचारी के नाम का जिक्र था, जिसमें सेनापति, प्रतिहार, गौमांडलिक और कुलपुत्रक प्रमुख थे। तो कुलपुत्रक जो कि मुख्य मिस्त्री या अभियंता के लिए प्रयुक्त होता था, मुख्य मिस्त्री या अभियंता के लिए प्रयुक्त होता था। देखने से ऐसा लगता है कि कुलपुत्रक मतलब राजा का पुत्र होगा। इसके अलावा कुमारवर्धदत्त से संबंधित शिलालेख भी प्राप्त होता है। शिलालेख भी शक्ति जिले के दमोदरहा से प्राप्त होता है, जिसे गुंजी नाम से भी जाना जाता है। अब शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा में लिखने के साथ साथ इसमें ये जिक्र मिलता है कि आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय का दान और भूमि का दान के विषय में जानकारी मिलती है। और गुंजी की शिलालेख व किरारी के काष्ठ स्तंभ संबंधित ये क्या है, रचना है ना। रचना किसने किया है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। इसके अलावा बात किया जाए तो सातवाहन वंश में रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन कालीन सिक्के जो है चकरबेड़ा से प्राप्त हुए। छत्रप या उपाधि सिक्के, इसके अलावा छपरक या उपाधि सिक्के रायपुर जिले के आरंग से प्राप्त हुए। आरंग से प्राप्त हुए सिक्कों में चांदी का सिक्का और तांबा का सिक्का शामिल है। देखिए दोस्तों, इतना सारा चीज़ आप लोग को पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। चीज़ों को धीरे धीरे आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा। 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके देखना पड़ेगा, 10 बार रिवाइज करके देखना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपके दिमाग में, क्योंकि इतना सारा जगह है, इतना वही चीज़ हर आपको शासन में देखने को मिलेगा, हर आपको काल में देखने को मिलेगा। तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जब बार बार इस चीज़ को पढ़ लेते हो, कई बार इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हो, तो ऑप्शन देखते ही आपको ये क्वेश्चन बनने लगते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, केवल आपको ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है और रिवाइज करते हुए चलना है। उसके बाद हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, संघाराम में बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए 7 मंजिला इमारत भी किसने बनवाया था, सातवाहन वंश के 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। सातवाहन वंश के राजा ने 5 मंजिला इमारत बनवाया था। इसी के साथ मिस्र यात्री टोलमी ने छत्तीसगढ़ में विशुद्ध हीरे का भंडार है ऐसा बताया था। तो यहाँ पर हम लोग का सातवाहन वंश भी समाप्त होता है और भारतीय राजवंश एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में केवल गुप्त वंश बच जाता है, जो कि हम लोग के टॉपिक में तृतीय भारतीय राजवंश होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।